एक समय था जब इंडिया में टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सोशल मीडिया एप्लीकेशन थी। एक नॉर्मल सी दिखने वाली चाइनीज़ ऐप, किसने सोचा था इतनी जल्दी इतनी फेमस हो जाएगी और उतनी ही जल्दी मल्टीपल कंट्रीज से बैन भी हो जाएगी। और इन सबसे सबसे शॉकिंग बात इसके रेवेन्यू की है। अगर आप कंपनीज जैसे कि ट्विटर, जूम, स्नैपचैट और शॉपिफाई के रेवेन्यूज को भी ऐड कर लो ना, तब भी टिकटॉक का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। बात करी जाए टिकटॉक की तो ऊपर से देखने में जितना ये सिंपल लगता है उतना ही मिस्टीरियस भी है। और मेरी इस वीडियो से सिर्फ इतनी कोशिश है कि इसकी सारी मिस्ट्रीज को आपको बता सकूं। 2012 में जैंग यिमिंग और यांग ने बाइटडांस नाम की एक चाइनीज कंपनी स्टार्ट करी, जिसने इनिशियल में काफी सारी एप्स बनाई जो बाद में जाके अनसक्सेसफुल हो गई। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद, इतने सारा मार्केट समझने के बाद 2017 में टिकटॉक लॉन्च किया। बाइटडांस कंपनी शुरू से ही दुनिया का नंबर 1 ऐप बनाना चाहती थी और उसके लिए बाइटडांस ने लगातार एक के बाद एक ऐप लॉन्च करे और एक के बाद एक ऐप फेल होती गई। लगातार फेलियर्स के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो गई थी और फिर आखिरी ऐप जो कि टिकटॉक थी, उसने कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जैसे कहते हैं ना, हर सॉल्यूशन की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। सेम केस टिकटॉक के साथ भी हुआ। कैसे, वो देखते हैं। एक दिन जॉन यिमिंग ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि ट्रेन में जहां लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वहीं आज ज़्यादातर लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। और इसी बात से उन्हें आइडिया आया कि एक ऐसी ऐप लॉन्च करें जो लोगों को बिना सेलेक्ट करे लगातार खबर दिखाए। आइडिया के मिलते ही उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही अपनी पहली एप्लीकेशन टोटियो लॉन्च कर दी, जो चाइना में आते ही हिट हो गई। उस ऐप का मेन फीचर था कि लोगों को उनके हिसाब की न्यूज़ दिखाती थी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो यूज़र को उन्हीं के अकॉर्डिंग की न्यूज़ दिखाए, जिससे वो इंसान ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। उस ऐप का एडिक्शन इतना ख़राब था कि अगर यूज़र एक बार शुरू कर दे तो काफ़ी देर तक यूज़ करता रहता था। सक्सेस के बाद जॉन यिमिंग ने सेम टेक्नोलॉजी की मदद से एक शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च करी 2016 में, जिसका नाम बाइटडांस कंपनी ने डोयिंग रखा। वो आगे जाके टिकटॉक एप्लीकेशन की मेन इंस्पिरेशन बनी। बाइटडांस कंपनी की दोनों ही ऐप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिंग थी और दोनों में एक ही खासियत थी कि यूज़र को उन्हीं के पसंद की न्यूज़ या वीडियोस दिखाता जाए, जिससे यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐप पे टाइम स्पेंड करे। कायदे से तो ये एक सोशल नेटवर्किंग ऐप ही नहीं है, क्योंकि इसमें वो कोई फीचर ही नहीं था जहां आपको फॉलो करना पड़े, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़े या सब्सक्राइब करना पड़े। बहुत ही सिंपल तरह से बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और कंटेंट या वीडियोस आपको अपने आप आती जाएंगी। जितना ज़्यादा यूज़र इस पर टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज़्यादा ऐप आपको समझेगी और आप ही के इंटरेस्ट की वीडियोस दिखाने लग जाएगी। पूरा खेल टेक्नोलॉजी और यूज़र के टाइम स्पेंड का है। बट एक दिक्कत भी थी, अपने इंटरेस्ट के कंटेंट को देख के यूज़र और ही ज़्यादा टाइम स्पेंड इस पे करने लगा। और करता भी क्यों नहीं। और जब एप्लीकेशन पे कंटेंट आपके इंटरेस्ट का है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको नया नया कंटेंट मिले आसानी से और रोज़ नया कंटेंट आए। और ये टिकटॉक ने बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व भी कर दिया। अगर आप कंटेंट बनाते हो या आपके नोन में कोई कंटेंट बनाता है तो उससे पूछिएगा ज़रूर कि जब भी वो अपना नया कंटेंट बनाता है और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करता है तो उसे कितना कुछ सोचना पड़ता है तब जाके पोस्ट करता है, और उससे पहले बनाने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता है उसको। क्योंकि वहाँ सिर्फ वीडियो से मतलब नहीं होता, उसके टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे, मेन फोटो पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और ध्यान भी देना पड़ता है। और वहीं बाइटडांस ने इन सब चीज़ों को एक ही जगह पे दे दिया आसानी से यूज़ करने के लिए। वीडियो एडिट करने के टूल्स, इमेज बनाने के टूल्स, और तो और अपने वीडियो में कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते थे, जिससे एक्चुअली ये वीडियो का जो गेम है ना वो और भी ज़्यादा ईजी हो गया। और सबसे बड़ा एक क्रिएटर का मोटिवेशन होता है लोगों तक पहुँचना, और जो बाइटडांस ने बहुत इजीली से सॉल्व कर दिया था। वहीं यूट्यूब और फेसबुक पे लोग महीनों काम करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, और वहीं टिकटॉक पर सक्सेस बड़ी आसानी से मिल रही थी। कहने के लिए लोग रातों रात फेमस और स्टार बन रहे थे। नए यूजर्स को लाने के लिए टिकटॉक ने फेमस क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए और ऐप पे लेके आए, जिससे ट्रैफिक क्रिएट हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जहां फेमस लोग जाते हैं
वहीं जनता भी आती है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी कि बहुत ही कम समय में टिकटॉक एक लीडिंग ऐप बन गया था। चाइना में इसकी सक्सेस को देखते हुए बाइटडांस ने 2017 में इसका इंटरनेशनल वर्जन भी निकाल दिया, जिसको उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में टिकटॉक नाम दिया। मार्केट में अपनी जगह बनाने के बाद टिकटॉक कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन था गूगल और फेसबुक से। पर इस जंग को जीतने के लिए टिकटॉक ने गूगल और फेसबुक के एम्प्लॉइज को डबल सैलरी का लालच देके उन्हें अपनी कंपनी में जॉब देना स्टार्ट कर दी। फिर उन एम्प्लॉइज से ही गूगल और फेसबुक पे टिकटॉक के एड्स चलाना स्टार्ट करवाए, जिससे वो दोनों ही गूगल और फेसबुक के यूजर्स को इजीली टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते थे। पर जब तक दोनों ही कंपनीज यानी फेसबुक और गूगल को कुछ पता चलता, तब तक गेम काफी ज्यादा बदल चुका था। शुरू में तो गूगल और फेसबुक को लगा कि शायद ये एक नॉर्मल डब स्मैश की तरह लिप सिंकिंग ऐप है, बट जब देखा कि टिकटॉक ने उनके एम्प्लॉइज, यूजर्स और क्रिएटर्स सबको अपने पास ले लिया है और साथ ही ग्रोथ हाइपर स्पीड से कर रहा है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब कंपनीज जैसे गूगल और फेसबुक कुछ एक्शन लेने का सोचती, तब तक टिकटॉक दुनिया की नंबर 1 यूज़ करे जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट बन चुकी थी। ये बात एक तरह से काफ़ी शॉकिंग भी है कि जो कंपनी इनिशियल में काफ़ी मेहनत कर रही थी सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए, वो सिंगल ऐप टिकटॉक से पूरा ग्लोबल एम्पायर स्टैब्लिश कर लेगी। और इनके इतने फेमस होने का सिंपल रीज़न है एक्टर्स का ज्वाइन करना, और जहां एक्टर्स आते हैं वहां ऑटोमेटिकली जनता भी पहुंचती है। मतलब कि कंपनी को सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज़ लाने में इन्वेस्ट करना पड़ा और यूज़र्स खुद ब खुद चले आए, जो कि एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, जहां कुछ सेलिब्रिटीज़ पे कुछ स्पेंड करने पे लाखों में यूजर्स मिल जाएं, जिससे एक्चुअली फ्री में पब्लिसिटी भी हो रही है और लोग भी ऐड हो रहे हैं। सिंपल से एक मार्केटिंग के तरीके ने टिकटॉक को बहुत ही जल्दी पब्लिसिटी दिलाई। एम्प्लॉइज का बेसिक काम था ऐप को मैनेज करना, और सेलिब्रिटीज़ का टिकटॉक पे ज्वाइन होना टिकटॉक की ग्रोथ का असली रीज़न बना। पर इन सब में एक चीज़ और थी जिसने टिकटॉक को एक्चुअली में काफ़ी सक्सेसफुल और फेमस बनाया, कोविड-19, जहां दुनिया भर में शहर ही नहीं बल्कि देश भी रुके हुए थे। घर से बाहर ना निकलने के अलर्ट थे। लोगों का पूरे दिन घर में रहने से मोबाइल का यूजेज बढ़ा, जिससे टिकटॉक को एक्चुअली में और पब्लिसिटी और नए यूजर्स मिले। इसके बेसिकली 2 रीजन थे। पहले, लोगों को टाइम पास करने के लिए एक नई चीज मिली। दूसरा, इजीली फेमस हो रहे थे क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे थे और नेट यूज़ कर रहे थे। देखा जाए तो कोविड-19 बाइटडांस के लिए एक अमृत की तरह साबित हुआ था। कहा जाता है ना कि एकदम से मिली कामयाबी नीचे भी बहुत जल्दी लाती है, और सेम हुआ टिकटॉक के साथ भी। काफ़ी सारी कंट्रीज ने धीमे धीमे करके टिकटॉक को बैन करना शुरू किया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? रीज़न काफ़ी गंभीर है और सही ही है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के रीजन से इंडिया ने टिकटॉक को एक ही दिन में बैन कर दिया, जिससे चाइना के टिकटॉक को नियरली 20 करोड़ यूजर का लॉस हुआ और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान। साथ ही पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट के अकॉर्डिंग टिकटॉक को बैन कर दिया, और देखते ही देखते काफ़ी सारी कंट्रीज ने टिकटॉक को बैन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ टिकटॉक को बैन किया, इसके साथ साथ चाइना की काफ़ी सारी ऐप्स और भी थी जो इंडिया ने बैन करी, और रीज़न सिंपली सिर्फ थी चाइना की सिर्फ एक पॉलिसी। वर्ल्ड ने देखा कि टिकटॉक ऐप लोगों का पर्सनल डेटा सेव करती है और चाइना के साथ शेयर कर देती है, जो कि एक गंभीर अपराध है, और कंट्री के पर्सनल डेटा ब्रीच भी हो रही है। कहने के लिए सारी ऐप्स डेटा कलेक्ट करती हैं, बट टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। चाइना का एक लॉ है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किसी भी कंपनी का कोई भी डेटा कभी भी एक्सेस कर सकती है और उस डेटा की हेल्प से कुछ भी कर सकती है। देखा जाए तो हमारी एक एक पर्सनल डिटेल, हमारी चॉइसेस, हमारी लोकेशन और जो भी आप सोच सकते हो वो सब चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है। किसी भी हाल में कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उनके अपने सिटीजन्स का कोई भी डेटा कभी भी कोई और कंट्री यूज़ कर सके, वो भी इलीगल वे में। डेटा कलेक्ट करना सिर्फ इकलौता एक रीज़न नहीं है, इससे भी ज़्यादा काफ़ी सारे खतरनाक रीजंस और भी हैं। डेटा का कलेक्ट करना इकलौता एक रीज़न नहीं है, इससे भी बड़ा एक रीज़न और है,
यानी कि टिकटॉक का एल्गोरिथम, जो डेटा से भी ज़्यादा खतरनाक है। टिकटॉक का एल्गोरिथम बच्चों को या 18 से छोटे एज वालों को अडल्ट कंटेंट दिखाता है, जिससे काफ़ी सारे केसेस में उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स निकले हैं, क्योंकि टिकटॉक उनको वो ही वीडियोस दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं, और उनके देखने के वीडियोस डिप्रेशन और टाइम खराब करने के ऊपर हैं, जो एक्चुअली में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। जनता का ध्यान रखते हुए इसको बैन करने का फैसला लिया और टिकटॉक की ग्रोथ स्लो हो गई। कंट्रीज के बैन के बाद भी टिकटॉक को पॉपुलैरिटी मिल रही है, बट जिस तरह टिकटॉक पैसे कमाता है वो थोड़ा अलग है। नॉर्मली जैसे हर ऐप एड्स दिखा के पैसे कमाती है, वैसे ही टिकटॉक भी कमाता है, बट टिकटॉक पे हमें वीडियो और एड में डिफरेंस बताना मुश्किल होता है। जैसे नॉर्मली एक एड पे एड लिखा आता है, वैसा टिकटॉक में कुछ भी नहीं है। नॉर्मली इस पे एड एक वीडियो की तरह चलता है, जिससे यूजर के लिए कि ये एक एड है पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। सक्सेस के बाद टिकटॉक अपने खुद के ई कॉमर्स को लॉन्च करने की तैयारी में है, जहां एक स्पेशल फीचर होगा कि जो भी आप वीडियो में आइटम देख रहे हो उस पर क्लिक करने की मदद से आप उसको टिकटॉक की वेबसाइट से खरीद भी सकते हो। ByteDance ने इस ऐप का सिमिलर वर्जन चाइना में तो लॉन्च कर दिया है, इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी नहीं हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग टिकटॉक को देखें कि वो अमेज़ॉन और गूगल से कॉम्पीट करे, और हो सकता है अमेज़ॉन की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी बन सकती है। अब आप ही बताओ, इतने सारे रीजंस के बाद टिकटॉक को बैन करना सही था या नहीं? कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए।